मांगता कोई है, दम किसी और के मांगने में है। सीयूईटी को लेकर जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में नेताओं ने भी शोर मचाया, युवा नेताओं ने भी शोर मचाया, लेकिन आवाज सुनी गई कश्मीर की। और आज जो एनटीए ने एक हैंडआउट निकाला है उसमें यह बताया जा रहा है कि श्रीनगर में एक सेंटर बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा कश्मीर के बच्चों को श्रीनगर सेंटर में एकोमोडेट किया जा सके। लेकिन सवाल पैदा यह होता है कि जिस इलाके में दूर दराज इलाके बहुत ज्यादा हैं, जहां पर परेशानी ज्यादा है, जहां पर गुर्बत ज्यादा है, जहां पर ये तमाम परेशानियां हैं, उस इलाके में आखिरकार एनटीए ने सेंटर बनाने के बारे में सोचा क्यों नहीं? और 25,000 बच्चे जम्मू कश्मीर के बाहर इम्तिहान देने अभी भी जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एनएसयूआई के अध्यक्ष मेरे साथ इस समय बैठे हुए हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो एनटीए ने किया कि उन्होंने कश्मीर में सेंटर बनाया, उसको लेकर आपका क्या मानना है? मेरे साथ एनएसयूआई के प्रेसिडेंट अजय लखोत्रा जी मुझे बताइए क्या मानना है। देखिए, सबसे पहले तो हम एलजी साहब का एक किस्म से शुक्रिया अदा भी करेंगे कि उन्होंने इतनी जल्दी मतलब विद इन 12 घंटों के बीच में उन्होंने इसका संज्ञान लिया, जो कि हमारी मांग थी। और अगर हमें जो एज पर जो मेरे पास नोटिस है एनटीए का जो आज सुबह निकला है, इसमें उन्होंने लिखा है कि टेम्पररी जो बनेंगे सेंटर वो श्रीनगर में बनेंगे। तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जितना छात्र जम्मू का इम्पोर्टेंट है इतना कश्मीर का भी इम्पोर्टेंट है। एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, हमें उससे कोई मसला नहीं है, हम उसको वेलकम करते हैं। लेकिन हम ये सवाल पूछना चाहते हैं हमारे प्रशासन से, एलजी महोदय से, कि एलजी साहब क्या सिर्फ आपको कश्मीर के स्टूडेंट्स की दिक्कत ही दिखाई दी थी? लेकिन अगर आप टेक्निकली देखेंगे, अगर जो प्रॉब्लम जो हमने अपने लेक्चर में भी उनको बताई थी कि दूर दराज के फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट हैं। अब जम्मू की आप अगर बात करते हैं, चिनाब वैली का कोई बच्चा है, ऐसे ऐसे गांव जहां पे रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो और वहां के स्टूडेंट को जम्मू पहुंचने में मुझे लगता है कि अगर आज निकल के अभी भी आप अगर देखें नेशनल हाईवे की, तो रामबन में भयंकर जाम है। किसी को वहां से जम्मू आना है तो उसको मुझे लगता है कि 7-8 घंटे कहीं नहीं गए उसके। और जो हैरासमेंट होगी एक स्टूडेंट की जो पेपर देने आ रहा वो अलग। और दूसरा, अगर आप कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे वेल कनेक्टेड हैं। अगर साउथ कश्मीर से हम शुरू करें, काजीकुंड वाली टनल से 4 लेन वहां से शुरू होता है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आमदो रफत करने में किसी भी स्टूडेंट को 2 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। तो अगर आप फिर भी आपने कश्मीर में किया तो जम्मू वालों को आपने कर दिया। आपने अगर वहां पे टेम्पररी सेंटर्स बनाए तो आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट में क्या दिक्कत थी, आप यहाँ पे भी करते तो फिर हमें कोई दिक्कत मसला नहीं होता। लेकिन आपने फिर वही चीज की जो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे बामजबूरी ये बात कहनी पड़ रही है कि कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं कश्मीर का ज्यादा प्रो कश्मीर है, क्योंकि वहां पे G20 की मीटिंग भी है। शायद इनको उस चीज का इन्होंने देखा कि क्योंकि कल भी कश्मीर बेस्ड कुछ स्टूडेंट्स ने वहां पे प्रेस क्लब में छोटा सा एहतजाज भी किया था, तो कहीं ये वो अपनी छवि सुधारने के लिए इन्होंने वहां पे एकदम से कर दिया, लेकिन जम्मू के स्टूडेंट को फिर वहीं का वहीं रखा। और जैसा कि आपने भी बताया, जो हमने भी अपना एनालाइज किया इसके नोटिस के अकॉर्डिंग, 25,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी भी आउट ऑफ J&K बनेगा। और मैंने कल के इंटरव्यू में आपको बताया था कि यहाँ पे पंजाब और जो हमारी 7 बड़ी स्टेट है, लेकिन मुझे आज जो फोन आए हैं, इवन मेरे अपने इलाके से भी फोन आए, कुछ हमारे 4-5 लड़के हैं जिनका सेंटर जो है वो राजस्थान बना। 4-5 तो वो जिन्होंने फोन किए, कितने सारे होंगे। और राजस्थान अगर जाना है, 3 पेपर हर बजे में, आर्ट्स का अगर कोई बच्चा है तो उसका एक लैंग्वेज का पेपर होगा, दूसरा उसका सब्जेक्ट का होगा, और हर बंदे ने 3 से 4, क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाता है, हर बच्चा श्योर करना चाहता है कि उसको किसी ना किसी सब्जेक्ट में सीट मिल जाए, उसका साल वेस्ट ना हो। अगर उसको 3 एग्जाम देना तो 3 दिन वहां रुकना, 2 दिन जाने 2 दिन आने में, पूरा हफ्ता उसका जाएगा। और हफ्ता अगर अपनी स्टेट से बाहर आपने कहीं जाना है तो आपको कम से कम 20,000 रुपये अपने जेब में चाहिए, फिर आप करेंगे। तो हमारा ये मांग है और हम बहुत खुश हैं कि इतनी जल्दी किया। लेकिन अगर आप जम्मू को भी अपने नजर में रखते, अपनी जो एक नजरे करम जम्मू के स्टूडेंट्स के ऊपर भी डालते, तो हमें और ज्यादा खुशी होती। जैसे आपने कहा कि जम्मू के बच्चों के ऊपर, अजय जी मुझे ये भी बताइएगा कि कश्मीर के नेताओं ने ट्वीट भी किया और उन नेताओं ने प्रेस में बात भी की, और सरकार ने ऐसा लगता है फौरन उनकी बात मान ली। जम्मू संभाग के नेताओं ने भी प्रेस नोट निकाला, और प्रेस नोट निकाल कर उन्होंने अखबारों में क्लेम ये किया है कि जी हमने एलजी से बात कर ली, बात हो गई। अगर आपकी बात एलजी से हो गई तो सेंटर श्रीनगर में बन गया, क्या आपने भी सुपारी जम्मू के लिए की थी?
देखिए, या श्रीनगर के लिए की? बात वही है, अब नेता क्या करते हैं, मैं तो एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं ज्यादा इनकी सियासत में जाऊंगा नहीं, लेकिन जब हम इनके दावे और क्लेम्स देखते हैं कि जम्मू के, और नारे भी बड़े मारते हैं जम्मू जम्मू, लेकिन आज हकीकत पता चल गई कि हमारे जम्मू के लीडरों की हैसियत क्या है एलजी के सामने, और चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के नेता हो या कोई भी, बाकी विपक्ष को तो हम वो दरकिनार ही करते हैं, लेकिन जो उनकी सत्ताधारी पार्टी के अपने पावर में जो सेंटर में पावर में बीजेपी है, उनके लीडरों ने भी ट्वीट काफी किए, मैंने देखे, और अच्छी बात है कि जम्मू की उन्होंने और बच्चों की बात की, लेकिन उनकी सुनवाई भी नहीं हुई। यहाँ से पता चलता है कि कितनी सुनवाई किसकी है। जैसे आपने कहा कितनी सुनवाई किसकी है, अजय जी अब आप क्या चाहते हैं? क्योंकि अभी तो इन्होंने सेंटर के बारे में एनटीए ने कहा है कि हम टेम्परेरी एक सेंटर श्रीनगर में बना रहे हैं, अब आपकी मांग क्या है? क्योंकि आपने परसों भी कहा था कि दूर दराज के इलाके जो हैं वो जम्मू में ज्यादा हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि एनटीए को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी यही मांग है एनटीए से कि जैसे आपने त्वरित एक संज्ञान लिया है कश्मीर के लिए, तो आप जम्मू के लिए भी कर सकते हैं। अगर टेम्परेरी सेंटर वहां पे बन सकते हैं, टेम्परेरी सेंटर जम्मू में भी बन सकते हैं, ताकि कन्वीनियंस हो, स्टूडेंट को सहूलियत हो, और किसी भी स्टूडेंट का, जो मैंने कल भी आपको बोला था कि इससे अगर ये ऐसा नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो ड्रॉप आउट हो जाएगा पढ़ाई से। अच्छा अजय जी, एक और मुद्दा है, वो बड़ा गंभीर मुद्दा है। मामला ये है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं वो आंध्र प्रदेश से हैं, उसके बाद जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो बिहार से हैं, उसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे चले जाएं तो हमारे एलजी साहब यूपी से हैं। यूपी में अपर एज लिमिट 45 साल के करीब करीब 40 साल जनरल कैटेगरी में और रिजर्व कैटेगरी में 55 साल तक है। आंध्र प्रदेश में भी 40 साल तक, बिहार में भी 40 साल तक। तो जिन राज्यों से ये महोदय आते हैं वहां पर इनको 40 साल चाहिए, 45 साल चाहिए, 55 साल चाहिए पीएससी में, ताकि इनके अपने बच्चे जो हैं वो, इनके अपने बच्चे, इनके अपने जानने पहचानने वालों के बच्चों की नौकरियां जो है 55 साल तक लगती रहे। ये जम्मू कश्मीर में ये फॉर्मूला लगाने वाला सिलसिला क्या है, 32, 34 और 35? देखिए, यही बात है, मैंने इस इशू पे हमने भी कल भी, और इसमें एक और इशू में ऐड करूंगा, जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है SC ST, उनके लिए भी एक नई पॉलिसी इन्होंने लाई है कि जो मेरिट में आएगा, और अगर वहाँ पे कैटेगरी की सीट है और कोई कैटेगरी वाला बच्चा जनरल में आता है, उसको ये कैटेगरी में ही सीट देंगे। उससे क्या होगा कि जो कैटेगरी वाले का पहले 3:1 रेशो होती है, वो 4:1 हो जाएगी। उसके ऊपर भी हमने ये इशू जो है वो हाईलाइट किया। लेकिन जो एज की लिमिट की बात की, वही तो हम लोग पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो फिजिकल डिसेबिलिटी की अगर हम सारे मिला के, तो 55 साल तक एज जाती है, और मैक्सिमम वो स्टेट है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ ऐसा क्या मसला है कि आप नहीं कर रहे, और जहाँ जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का इतना आप नजरअंदाजी क्यों करें? JKSSB की आपने बात की, अभी भी कोर्ट में केस, और उनको तारीख पे तारीख मिल रही है, हर रोज कोर्ट में डेट होती है, और वहां पे ऐसा लग रहा है कि सरकार की मंशा खुद भी नहीं है कि इम्तिहान कराए। ऐसा लग रहा है सरकार भी कह रही लगने दो तारीख पे तारीख, बच्चों ने शोर किया था, हंगामा किया था, अब सफर करने दो। मुझे तो जो मेरी समझ कहती है, मुझे तो ये लग रहा है कि सरकार की ये स्ट्रेटजी है कि इसको डिले करें, और जो स्टूडेंट्स बेचारे ओवरेज होने वाले होंगे वो बाद में बोलेंगे कि कोई रास्ता नहीं है, इससे अच्छा इसको केस को वापस लेते हैं, और सरकार ने जो पर्दे के पीछे कारनामे किए वो छुप जाएंगे, और फिर से बच्चों को वही होगा, फिर फॉर्म भरो, फिर पेपर दो, और उसके बाद फिर देखेंगे घोटाला हुआ तो फिर कर देंगे। उनका क्या जाएगा? जो बच्चा, जो स्टूडेंट जो पढ़ा लिखा, जो ओवर एज हो जाएगा, वो डिप्रेशन का शिकार होगा, और उसके बाद फिर आपको पता ही है जम्मू में आज नशा कितना बढ़ चुका है। जब एक पढ़ा लिखा नौजवान, जिसके माँ बाप को उससे आस होती है, उसके फैमिली को उससे आस होती है कि हम अपने खून पसीने की कमाई, बच्चे जो 35 साल के, अब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पे स्कॉलर्स हम जब देखते हैं तो कई बार तरस आता है कि किस प्रकार से वो बेचारे PhD डिग्रियां लेके वहाँ पे मेरिटोरियस स्टूडेंट जो हैं लाइब्रेरियों के अंदर खजल होते हैं, वो मेहनत करते हैं, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इन चीज़ों के ऊपर जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का खास तौर पे शोषण किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं कहना चाहता हूँ कि फिर वही बात आ गई, कल भी मैंने बोला था कि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि बात तो होती है कि एक देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, लेकिन अगर आप करें फिर आप उसको प्रैक्टिकली करिए ना, कि आप एक अभी पीछे इसी सरकार ने ये कहा था कि हम यूनिफॉर्म एक सिस्टम लाएंगे ताकि बच्चों को अलग अलग पढ़ाई ना करनी पड़े, ऑल ओवर इंडिया एक ही फॉर्मेट लाएंगे, और ताकि सारी जॉब्स की जो है उनको एक ही सिलेबस
दिक्कत ना हौच पौच ना हो। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ें भी जो इरेगुलरिटीज़ हैं भर्ती प्रक्रिया में, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि आपने कर तो दिया, आपने सिलेबस उनको दे दिया, लेकिन अब कम से कम जब उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, आपने यहाँ पे एक स्टेट में, यहाँ पे एक ही भारत के अंदर एक स्टेट में एक इंसान 40 साल तक, 45 साल तक, 55 साल तक अप्लाई कर सकता है, दूसरी तरफ आपने 32 और 35 साल में कर दिया। अगर वो कोई स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है और उसमें ऑन एंड एवरेज मुझे लगता है 32-33 साल तक तो उसकी पीएचडी मसा कंप्लीट होगी। जब तक वो वहां से निकलेगा तब तक इनकी यहाँ पे डेट हो जाएगी। और जब अपनी बात आती है, जो इनके प्रोफेसर्स बैठे हैं या दूसरे बैठे हैं, उनकी एज ये 65 साल करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो क्यों चाहते क्या है कि जो नया यूथ है, जो नई जंग ब्रेन्स हैं, उनको क्या ये खत्म करना चाहते हैं? क्या ये उनको आगे नहीं आने देना चाहते? क्या मुझे इनकी सोच समझ नहीं आती, इनकी मंशा समझ नहीं आती। आपके माध्यम से मेरी एलजी महोदय से यही मांग है कि जो ऐसे इश्यूज हैं इनको मतलब त्वरित तौर पे लें। और मैं तो उन पार्टियों को भी कहूंगा जो कहते हैं 50 पार हम लोग जाएंगे, अगर आप ऐसे ही कारनामे जहाँ चलते रहे तो 50 पार छोड़ के 5 पार जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यूथ जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, यूथ आज रोजगार चाहता है, यूथ आज अच्छा एजुकेशन चाहता है, उसको बाकी इश्यूज से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी जो अभी CUET का इशू चल रहा है, मैं इसके ऊपर एक बार फिर से एलजी साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप जम्मू का बच्चों का भी संज्ञान ले। क्योंकि अगर कश्मीर डिवीजन के बच्चे की आपने पेन ली, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जम्मू का बच्चा भी कोई, जम्मू डिवीजन का स्टूडेंट भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आप शोषण करते रहेंगे और वो बच्चे सहन करेंगे। NSUA का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स के इशू हैं, हम उसके ऊपर अब बिल्कुल फ्रंट फुट पे आएंगे। और आपको आने वाले दिनों पे अगर हमें जरूरत पड़ी, गांधीवादी तरीका होगा तो गांधीवादी तरीका, भगत सिंह का तरीका होगा तो भगत सिंह का तरीका, लेकिन रोडों पे भी हम दिखेंगे और एक एक इशू को लड़ाई हम लोग सड़क पे लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया NSUA का साफ तौर पर यह कहना है। एक तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इनका आह्वान है कि मेहरबानी करके आपने पेन ली है और एक दिन के अंदर आपने 24 घंटे से पहले इस मामले का निपटारा भी कर दिया और श्रीनगर में एक सेंटर का आपको आश्वासन भी मिल गया। लेकिन अगर उसी पैटर्न पर जम्मू में भी सेंटर बनता है तो यहां के बच्चे भी गदगद होंगे और आपका धन्यवाद करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो NSUI सड़कों पर आएगी।